Good morning everyone. Good morning. Namaskar, good morning. Good morning. Good morning. I'm well, thank you. अरे बहुत अच्छा लगा दिव्यांशु आपसे मिलके कल शाम को जेन्युइनली थैंक यू. चल, we're on theme 9, federalism, center state relations. Now we're going to study administrative relations. ठीक है. अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की कहानी क्या है? When we look at articles 256 to articles 263, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं उसको गवर्न करते हैं. देखो, फेडरल सिस्टम्स में ये बहुत कॉमन है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. एडमिनिस्ट्रेटिवली चीजों को थोड़ा सिंक में रखना बहुत जरूरी है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कोशिश करता है? कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों के बीच में एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप हो. मतलब यूनियन और स्टेट्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक दूसरे को डेलीगेट कर सकता है विद म्यूचुअल कंसेंट, अगर वो अग्री करे तो. अब देखो, when we look at article 256, उसका प्राइमरी पर्पस है directions that are to be given by the center to the states. ये कहता है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है उसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है कि वो पार्लियामेंट्री लॉज के कंप्लायंस में चले. और एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की है उसमें स्टेट को अगर हमें कोई इसेंशियल डायरेक्शंस देने हैं जो वो जरूरी है तो वो दे सकता है. ठीक है. तो आर्टिकल 256 दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें करता है. पहला, कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो ऐसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो ऐसे एक्सरसाइज होनी चाहिए जिससे पार्लियामेंट्री लॉज ऑफ द सेंटर वो इंप्लीमेंट हो सके, उनको कंप्लाई किया जा सके. दूसरा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन में ये भी आएगा कि अगर मुझे पार्लियामेंट्री लॉज इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट को कोई डायरेक्शंस देने की जरूरत है तो वो देंगे. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल ले लो इसका. पासपोर्ट्स हैं, ये यूनियन लिस्ट में आता है. इसमें हम पासपोर्ट एक्ट बनाते हैं. पासपोर्ट इशू कौन करता है? पासपोर्ट इशू करता है सेंटर. लेकिन उसको इशू करने के लिए जो वेरिफिकेशन होता है ऑन ग्राउंड पे वो कौन करता है? पुलिस. और पुलिस स्टेट लिस्ट में है. सेंटर का काम है पासपोर्ट इशू करना. सेंटर तब तक पासपोर्ट इशू नहीं करेगा जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा. राइट. तो वो पुलिस वेरिफिकेशन का काम स्टेट को करना है.
स्टेट लिस्ट में आता है। तो सेंटर का काम स्टेट भी पार्शियली एग्जीक्यूट करेगा, और उसके लिए अगर सेंटर को स्टेट को कोई डायरेक्शंस देने पड़ते हैं कि हाँ भाई ऐसे वेरिफिकेशन करना, हाँ भाई ऐसी चीजें चेक करना, तो क्या स्टेट्स कर सकते हैं? क्या स्टेट्स कर सकते हैं? यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पावर क्यों दी है? ये पावर सेंटर को इसलिए दी है ताकि पार्लियामेंट्री लॉज प्रॉपरली यूनिफॉर्मली ऑल इंडिया एग्जीक्यूट हो सके। जैसे अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 पार्लियामेंट ने बनाया ना, उसको ऑल इंडिया इंप्लीमेंट करने का काम तो टेक्निकली स्टेट का होगा, ग्रास रूट लेवल पे, इसलिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैन नॉट बी एज distinct or as watertight as legislative relations. Now look at Article 257. Article 257 ये बात कहता है, yes, very good example of cooperative federalism, no doubt सर्वेश। स्टेट्स को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऐसे एक्सरसाइज करनी है जिससे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कम नहीं हो जाए। तो उसके लिए यूनियन स्टेट्स को कुछ डायरेक्शंस दे सकता है in two specific matters. One, communication and military. Two, to protect and maintain railways. Yes. जहां तक एक्सपेंडिचर की बात है, the state government and the center can mutually agree कि भाई ये पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, कौन कितने रेशियो में करेगा। और अगर आप म्यूचुअली अग्री नहीं हो रहे हो तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह सकते हो। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके लिए एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा जो खर्चे का डिवीजन बताएगा। सो एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर which is incurred by the state for the purposes of filling the capital directives, it has to be reimbursed by the center to the state. Any extra expenditure which is incurred by the state, जो सेंटर के डायरेक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, उसके लिए स्टेट को पैसे वापस मिलने चाहिए। और अगर सेंटर के डायरेक्शंस नहीं मानते तो आर्टिकल 365 में स्टेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? यस और नो? तो बेसिकली 256 और 257 में क्या फर्क है? 256 में से इतना ही कहता है कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है वो पार्लियामेंट्री लॉज के कंप्लायंस में होनी चाहिए, और जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है
इमरजेंसी। और जो स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूट कर रहा है, इसे सेंटर की सपोर्ट में करना है। और जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है, उसमें स्टेट को डायरेक्शंस देना भी इंक्लूडेड है। और ऐसी पावर जो हमने सेंटर को दे रखी है, वो इसलिए है ताकि नेशनल लॉज को अच्छे से हम एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और आर्टिकल 257 ये कहता है कि स्टेट्स अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे करेंगे जिससे सेंटर की पावर कम ना हो जाए, जिससे उनके पावर्स को लिमिट ना हो। और यूनियन स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकता है मिलिट्री, कम्युनिकेशन और रेलवेज में कि आपको ऐसे 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 करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री यूनियन लिस्ट में अब कैंटोनमेंट्स होते हैं। कैंटोनमेंट्स के लिए आपको लैंड चाहिए, तो स्टेट को लैंड मिलिट्री कैंटोनमेंट के लिए सेंटर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो जरूरी है। ठीक है, इस तरह से। क्या ये बात यहां पे क्लियर हुई? पक्का? और माना कि स्टेट्स को सपोर्ट करना है सेंटर को, लेकिन खाली फुकट पर खाली हाथ नहीं करना है। जो भी खर्चे लगेंगे, जैसे भी खर्चे लगेंगे, स्टेट्स को उसका कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। वो म्यूचुअली समझ सकते हैं कि हमारा अच्छा, तुम्हारा इतना खर्चा, इतना मेरा खर्चा। ठीक है, ये जो आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़ते हैं ना हम, कि 60% सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, उसका जो रूट है वो यहां से आता है। टेक्निकली इंप्लीमेंटिंग स्कीम्स इज एन एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, है कि नहीं? अब आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में 60% जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कॉस्ट है वो सेंटर को देना है, 40 स्टेट्स को देना है। इट इज नथिंग बट अ डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, गुड। फिर आर्टिकल 258 ये कहता है कि यूनियन की कुछ फंक्शंस हम स्टेट्स को डेलीगेट कर देंगे, मतलब वो स्टेट्स ही करेंगे। कि प्रेसिडेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से, उनसे पूछ के, जबरदस्ती नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से स्टेट को कोई ऐसे पावर्स दे रहा है, कोई ऐसे गवर्नमेंट फंक्शंस दे रहा है जो वैसे यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। ठीक है, ऐसा हम चाहे तो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट विथ स्टेट कंसेंट कैन डेलीगेट। ठीक है, प्रेसिडेंट with state consent can delegate। with लिखा मेरा बेटा, लिखा with, मैं उसको उल्टा करके लिख रहा था तो इसलिए। 258 क्लॉज 2 अगर ढंग से पढ़ा जाए तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो यूज स्टेट मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ यूनियन लॉज। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो यूज स्टेट मशीनरी for the enforcement of union laws।
और उसके लिए जो पावर्स हमें स्टेट को देनी है हम वो देंगे। इसके लिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट विदाउट स्टेट कंसेंट can also delegate, can also entrust the states to perform certain functions under clause 2। एक सिंपल एग्जांपल लो, अभी वक्फ का इशू चल रहा था। वक्फ प्रॉपर्टी पे डिसाइड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, यस और नो? पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, कहा कि ये वाला काम आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, गुड। यहां पे जब बिना कंसेंट के स्टेट को काम दिया जा रहा है, दिस इज अगेंस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, और फिर बाद में 258A एक आर्टिकल और आया जिसमें स्टेट्स वाया द गवर्नर can also delegate certain functions, give certain functions to the union with consent। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब अगर किसी गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई इनकन्वीनियंस नहीं है तो आप ये सारे काम किसी और गवर्नमेंट से करा सकते। बेसिकली कहने का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, इसके अलावा you have been given certain smaller provisions like article 260 कि इंडिया के बाहर अगर किसी का जुरिस्डिक्शन होगा तो सिर्फ यूनियन का होगा ऑन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मैटर्स या फॉरेन मैटर्स। 261 ये कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। मतलब जितने भी एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, चाहे वो यूनियन के हो चाहे वो स्टेट के हो, इन सब का एक्सेस सबके पास होना चाहिए। तभी तो यूनियन स्टेट रिलेशंस ठीक से चलेंगे। बड़ी सिंपल बात है कि अगर महाराष्ट्र में किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, महाराष्ट्र में किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला, अब वो अरेस्ट वारंट यूपी में इन्फोर्स करना है, वो भाग के यूपी में बैठा है, तो उनको यूपी वालों को महाराष्ट्र के रिकॉर्ड दिखाने पड़ेंगे ना, यस और नो? सो द जजमेंट्स, एक्ट्स, प्रोसीडिंग्स उनको वैल्यू करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, उसका एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज जो हमारे 261 में दे रखा है। ठीक है, 262 में इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए पार्लियामेंट को जुरिस्डिक्शन मिली हुई है। ठीक है, यहां सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं कर सकते, यहां पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाती है। ठीक, आर वी ओके विद दिस? यहां तक समझ आया? पक्का? कोई प्रॉब्लम? गुड। तो मैं वाटर, इसके बाद 263 में इंटरस्टेट काउंसिल, ये सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ब्रॉडली हमको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन समझ में आ गए।
यस और नो? कोई डाउट? ठीक है। सो 256, 257 एंड 258। 262 ये कहता है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में पार्लियामेंट ही प्रोसीजर मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेगी और कोई नहीं करेगा। तो पार्लियामेंट एक ट्राइब्यूनल बनाती है, वो ट्राइब्यूनल फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को देखती है। अगर उस ट्राइब्यूनल के जजमेंट स्टेट्स नहीं मानते तो आप कोर्ट जा सकते, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते। ठीक है, गुड। तो 256, 257 और 258 तीनों आर्टिकल्स को एक साथ क्विक समरी में समझ लो। ठीक है, सीधी सिंपल बात क्या है? 256 कहता है स्टेट्स मस्ट फॉलो यूनियन लॉ। करेक्ट, स्टेट्स मस्ट फॉलो यूनियन लॉ। ठीक है, 257 क्या कहता है? एक लाइन में समझा जाए तो स्टेट्स मस्ट नॉट ब्लॉक यूनियन पावर, इतना ही कहता है। और 258 क्या कहता है? सेंटर कैन आस्क स्टेट्स टू डू यूनियन वर्क। यही है ना? करेक्ट और नॉट? बाकी सारी बातें तो ठीक है, बट ब्रॉडली यही है ना? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक, एग्जाम्पल देख लो। जैसे 256 में आपको कोई, जैसे पार्लियामेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट में कोई लॉ बनाया या यूनियन लिस्ट में कोई लॉ बनाया जिसमें हमें स्टेट लेवल मशीनरी चाहिए, रूल्स, अथॉरिटीज, इन्फोर्समेंट्स। अगर स्टेट नहीं करेंगे तो उनको डायरेक्शन दिया जाएगा कि चुपचाप इसको ऐसे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल लॉ कहता है कि भाई हम ये एक वेलफेयर देना चाहते हैं लोगों को, तो उसके कुछ डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ग्रीवेंस एड्रेसल कैसे होगा। तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, राइट? और अगर स्टेट्स यूनियन लॉ को इंप्लीमेंट करने से मना करता है तो डायरेक्शंस देके कंप्लायंस लाया जा सकता है। करेक्ट, इसका एक बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जांपल है MG नरेगा। यस और नो? जो अब हो जाएगा विकसित भारत जी राम जी। करेक्ट, 257 का एग्जांपल लो, नेशनल हाईवे। ठीक है, अब नेशनल हाईवे बनना है, वहां स्टेट जबरदस्ती का कि भाई परमिशन नहीं है, ये नहीं करेंगे, यहाँ अलाउड नहीं करेंगे, ये सब नहीं है। तो नेशनल हाईवे ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स कि भैया चुपचाप कर लो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिफेंस मूवमेंट होनी है तो रोड खाली चाहिए, तो करा के दो ना भाई, राइट? गुड, यस। तीसरा, फॉर एग्जांपल वी कैन आस्क द स्टेट्स टू डू आवर वर्क। फॉर एग्जांपल जैसे पासपोर्ट का हो गया,
या जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं रजिस्ट्रेशन वाली, वो सारी चीजें। ठीक है, क्लियर ऑन दिस? बेसिकली 258 में सेंटर को स्टेट्स को आउटसोर्स करना है। अब सोचो, क्या ये जरूरी नहीं है? ये तो करना इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो करेंगे कैसे? तो यूनियन लॉ इंप्लीमेंट कैसे होगा? स्टेट्स का यूनियन के लिए होना जरूरी है, राइट? ठीक। अब हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़े और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पढ़े। अब ये मेंस के लिए है कि इसको थोड़ा सा बेहतर कैसे करें, इसको थोड़ा सा पिन पॉइंटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे करें। ठीक है, पहला, जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट को हमें और कंसल्टेटिव बनाना चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा है तो मैंने भी बना लिया, तूने भी बना लिया और दोनों लड़ते रहेंगे। अगर हम इंटरस्टेट काउंसिल या सेक्टोरल काउंसिल या मैकेनिज्म से एक मैंडेटरी कंसल्टेशन कर लें स्टेट्स के साथ कि भाई ऐसा बिल हम बनाने जा रहे हैं जो स्टेट्स पे इंपैक्ट देगा, है कॉन्करेंट लिस्ट में लेकिन स्टेट पे इंपैक्ट देगा, तो फिर वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड रहे, ताकि कल को जाके और कॉन्फ्रंटेशंस ना हो। जैसे जुडिशियल इंपैक्ट मैकेनिज्म होता है, वैसे हमारे एक फेडरल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए कि कोई भी बिल है उसका स्टेट पावर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, स्टाफिंग पे क्या पड़ेगा, स्टेट्स को कितना कंप्लाई करना पड़ेगा, क्या कंप्लायंसेस होंगे, क्या फाइनेंशियल रूट होगा। यस, जब भी आप स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ भी मूव करते हो, एक तो इसको सबसे पहले रेयर रखो और दूसरा इसके पीछे करने का एक प्रॉपर रीजन जस्टिफिकेशन पब्लिश होना चाहिए। स्टेट्स को फीडबैक देने की ऑफिशियल विंडो होनी चाहिए। ऐसा करने का क्या फेडरल इम्प्लीकेशन होगा, प्रॉपर किसी ना किसी कमिटी से एग्जामिन कराना चाहिए, राइट? आर्टिकल 254 में रिपग्नेंसी की प्रॉब्लम थी। रिपग्नेंसी में हमने देखा है कि कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? एक प्री इनेक्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक प्री इनेक्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीनिंग विंडो बना दिया जाए। लॉ मिनिस्ट्री में एक छोटा सा एक फेडरल सेल बना दो, उसको स्टेट लॉ डिपार्टमेंट्स के साथ लाइजन में रखो कि पहले ही हम रिपग्नेंसी देख ले, लॉ बनने के बाद, उसको इंप्लीमेंट होने के बाद नहीं। और अगर पॉसिबल हो, हम लोग मॉडल लॉ सुनते हैं, अगर सेंटर और स्टेट्स मिलके मॉडल लॉज तो बना सकते हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए, लेबर के लिए, डेटा गवर्नेंस के लिए। अगर हमने ये कर लिया तो मामला बढ़िया नहीं हो जाएगा? यस और नो? गुड। जो राज्यसभा का फेडरल फंक्शन है उससे हम बेटर कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो लॉज बना रहे हैं जिसमें हाई स्टेट इंपैक्ट है, तो उसमें राज्यसभा का रोल इनहांस्ड होना चाहिए। रोल इनहांस्ड मतलब कमिटी की स्क्रूटनी बेटर होनी चाहिए, राज्यसभा में मिनिस्टर्स को कंपल्सरीली आके स्टेटमेंट देना चाहिए, राइट? करेक्ट।
Article 249 and Article 252, very important articles. Under Article 249 in national interest, आप लेजिस्लेट कर सकते हो स्टेट लिस्ट पे। ये जो नेशनल इंटरेस्ट 249 वाला जो हिसाब किताब है, ये बहुत एक्सेप्शनल होना चाहिए, ये टाइम बाउंड होना चाहिए, बहुत रेयर केसेस में होना चाहिए, और क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं, ये रिव्यूएबल होना चाहिए, यस और नो, करेक्ट और नॉट? यस। जहां हम आर्टिकल 250 की बात करते हैं, 52 की बात करते हैं, जहां पे स्टेट्स कैन आस्क द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ, यहां पे आप एक ऑप्ट इन फीचर लगा दो कि एक हम नेशनल फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है हो जाए, एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इट, राइट? एंड फाइनली, जो लॉ और फाइनेंस का मिसमैच है वो कम होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट स्टेट्स के लिए नए काम निकाल रही है तो प्रिडिक्टेबली एक स्कोप ऑफ फंडिंग, एक लाइन ऑफ फंडिंग भी होनी चाहिए कि कौन देखेगा, कितना देखेगा, क्या फंडिंग किसके पास है, कितनी नहीं है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए, यस और नो? गुड। सिमिलरली अगर आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखिए, सेंटर और स्टेट्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और किसके पास क्या पावर है, ठीक है? जो ये यूनियन डायरेक्शंस हैं, इन यूनियन डायरेक्शंस में थोड़ी लिमिट्स होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेंटर को, अगर यूनियन सेंटर को कोई डायरेक्शन दे रही है तो कंसल्टेशन के थ्रू दे। अगर कुछ उसको रिव्यू करने की पॉसिबिलिटी, तो एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम पे रिव्यू हो सके, रिटन होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी मैटर नहीं है तो अभी जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल मॉडल है, उसकी जगह अगर हम कोऑपरेटिव डेलीगेशन ले आए तो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में बहुत बार कॉन्फ्रंटेशन होता है, तो हमें इसको यहां पे सॉल्व करना चाहिए, यस और नो? और जो इंटरस्टेट काउंसिल हमने बंद पड़ी हुई है उसको रेगुलराइज करो, इट बिकम अ लिविंग फेडरल इंस्टीट्यूशन। गवर्नर का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो जितना डीपोलिटिसाइज्ड रहे उतना बेहतर है। गवर्नर के सारे पॉइंट्स उठा के यहां डाल दिए, करेक्ट? हर मिनिस्ट्री में एक फेडरल कोऑपरेशन डेस्क होनी चाहिए, ऑफिसर्स की जॉइंट ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑन मॉड्यूल जिसमें सेंटर स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, राइट? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये इस समय अभी वन साइज फिट ऑल अप्रोच पे है। इनको थोड़ा और कस्टमाइज करके मोर आउटकम ओरिएंटेड बनाना चाहिए, ठीक है रवि? इसको ऐसे लिखो, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए,
कम स्कीम हो और बड़ी स्कीम हो तो मैनेज करना बेटर है, फंड्स की इंटरऑपरेबिलिटी बेटर होती है, ठीक है। एंड यू शुड हैव कॉमन शेयर्ड डेटा डैशबोर्ड्स। आजकल हमारे डैशबोर्ड है ना, एजुकेशन डैशबोर्ड है, हेल्थ डैशबोर्ड है, सीएसआर डैशबोर्ड है, वो तो है तो स्टेट डेटा का ही। तो सेंटर और स्टेट के अलग डैशबोर्ड्स क्यों होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए ना। यस और नो? मेक सेंस? गुड। अब इसमें से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो यूनिक नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। कम है, इफ द लॉ इज आस्किंग द स्टेट्स टू डू मोर थिंग्स, then there must be a clear cut funding mechanism behind it also. Don't ask them to do your job without compensating for their time, ठीक है। इतना बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इन्हीं 8 पॉइंट्स को हम रिसाइकल करेंगे फॉर कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कॉन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म, यस और नो? इन्हीं 8 पॉइंट्स को हम रिसाइकल करेंगे, यस और नो? यस। सो दैट्स हाउ वी कीप बिल्डिंग इट, ठीक है। गुड। अच्छा, कैन वी डू एन another class in the evening at 9 o'clock today, अगर आप थोड़ा सा फ्री हो तो? and we're expecting some turbulences at our end. Can we do a 9 o'clock also? आज शाम को थोड़ा बैठते हैं, क्या बोलते हो? है ना, अब थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, ठीक, बढ़िया। Let's apply this to interstate councils. Let's do the Delhi story, you know, let us do all of these applications, ठीक है। आज नहीं है, अभी तुमने बोला नो है, पर तुमने है, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल आया भी होगा, किसने बोला नहीं होगा? 9 o'clock। तुम इकोनॉमिक्स पढ़ना अब शुरू कर रहे हो 2026 के लिए सर्वेश? अब शुरू करो यार रिवीज, मतलब ओहो, ठीक है। तो बस एक दिन आप मैनेज कर लो ना, ठीक है, डन। थोड़ा सा टाइम ले लो सर्वेश, जल्दी मत करो, ठीक है। 9 o'clock इन्वायरमेंट के बाद आपका, ठीक है। थैंक यू, सी, बाय बाय।